इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स पोटेंशियल। इससे पहले हमने पढ़ लिया है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, या आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या फिर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन है वो क्या होता है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अगर ये सारे वीडियो आप देख कर के आए हैं तो आपको यह जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है। पिछले वाले वीडियो में सारा डिटेल आपको बता दिया गया है। सो इसमें हम क्या करेंगे, केवल रेडॉक्स पोटेंशियल पढ़ेंगे और यूज़ ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा पढ़ेंगे। यह इंग्लिश नोट्स है फ्रेंड्स। हिंदी नोट्स मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है, सो आप जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना नोट्स से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है, आप रेडॉक्स पोटेंशियल पढ़ने से पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, बहुत आसानी होगी रेडॉक्स पोटेंशियल समझने में। सो यहाँ क्या हो रहा है, एक क्या लेंगे, जिंक का रॉड लेंगे, जिंक का छड़ लेंगे, जिसको उसी के सॉल्यूशन में डुबाएंगे ZnSO4, जैसे पिछली बार हमने किया था। और दूसरा जो इक्विपमेंट लेंगे उसमें क्या कॉपर रॉड है, उसको क्या करेंगे, कॉपर रॉड को हम CuSO4 में डुबाएंगे, जैसा कि आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो इन दोनों को जब हम सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो क्या होगा, इनमें एक विभवांतर उत्पन्न होगा, और यह विभवांतर इस तार के जरिए वोल्ट मीटर से होते हुए दूसरे में जाएगा। सो आप समझ पा रहे हो, दो छड़ लेंगे, दोनों छड़ को क्या करेंगे, आपस में जॉइंट कर देंगे, ठीक है। और बीच में क्या करेंगे, वोल्ट मीटर डाल देंगे। वोल्ट मीटर का जो काम है आपको 12th में समझ आ गया होगा। 12th में ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया गया था, सो आप इसका बारे में जान लीजिएगा। अगर आपको वोल्ट मीटर का काम अच्छे से पता है तो समझ आ रहा होगा यहाँ क्या हो रहा है। सो यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो जो जिंक का रॉड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड रॉड है, उसको क्या करेंगे अपन, एक उसी के सॉल्यूशन में डुबा देंगे। यानी ये जिंक का रॉड है, इसको जिंक के ही ZnSO4 में क्या करेंगे, डुबा देंगे सॉल्यूशन में। और जो आपका कॉपर का रॉड है उसको CuSO4 में डुबा देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। सॉल्यूशन और रॉड के बीच में विभवांतर, यानी समझ रहे हैं, विभव यानी इनके आयनों में, यानी प्लस और माइनस जो चार्ज है इनके आयनों में अंतर उत्पन्न होगा, जिसे विभवांतर बोला जाता है। और जब ये अंतर उत्पन्न होगा तो वोल्ट मीटर की सहायता से क्या होगा, इसकी गणना होगी, और यहाँ पे इस रॉड में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ ऑक्सीडेशन, यानी जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, पिछले वाली वीडियो में बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना, त्यागना। और यहाँ पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन यानी Cu में रिडक्शन, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। रिडक्शन यानी होता है ग्रहण करना। सो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन की क्रिया हो रही है। समझ आया फ्रेंड्स। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने समझा दिया, तो यहाँ कोई डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं। सो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नोट्स में। रेडॉक्स पोटेंशियल। सो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल ऑफ ए मेटल यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन कॉल्ड रेडॉक्स पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि कोई मेटल है, ठीक है, जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में होता है, ठीक है, कोई मेटल जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना फ्रेंड्स, आपका ये जो मेटल है जिंक और ये क्या है कॉपर, इनका क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पे, आपके विद्युत रासायनिक सेल में। ये विद्युत रासायनिक सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे वही चीज़ बोला जा रहा है कि आपका जो कोई मेटल है जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, तो उसके विभव, मैंने बताया ना प्लस माइनस वाला, तो उसके विभव को रेडॉक्स विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। सो एग्जाम्पल, जैसे कि हमने वहाँ पे लिया था ऊपर में, यहाँ पे जिसमें जिंक मेटल की छड़ है, बताया मैंने, जिंक का जो मेटल का छड़ लिया था हमने, उसको ZnSO4 के विलयन में क्या किया था, डुबोया था। सो इन दिस Zn metal rod in immersed in a ZnSO4 solution and Cu metal rod is immersed in CuSO4 solution. The potential difference between this metal rod and the solution is called redox potential। मतलब आपका इसमें जो Zn मेटल की छड़ ZnSO4 के विलयन में जब हमने डुबाया और Cu मेटल को
के छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबाया तो इन मेटल के छड़ तथा विलयन के बीच क्या हो गया, उत्पन्न हो गया विभवांतर, और रेडॉक्स पोटेंशियल इसी चीज को कहा जाता है। समझ गए आप? ओके, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी होता है विद्युत लेपन। अब ये क्या चीज़ होता है? प्लेटिंग ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रोमियम ऑन कॉपर, आयरन इट्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि जो आपका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन यानी कि क्या हो गया आपका, जो विद्युत अपघटन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा आप क्या करते हैं, तांबे, लोहे और पीतल ऐसे जो धातु होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं आप, सोने, चांदी, निकेल, क्रोमियम इन सब की पतली परत चढ़ाते हैं। आपको पता होगा, आप सोनार दुकान में जाते होंगे तो कभी कभी हम सोना ओरिजिनल नहीं खरीद पाते, या कोई ओरिजिनल सोना ना खरीद पाने की वजह से क्या करता है, जो सोने की परत चढ़ी होती है ऐसा कोई सोना खरीद लेता है। सो आपका चांदी में सोने की परत या किसी भी मेटल में किसी दूसरे मेटल की परत को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ है जो आयरन होता है, जो लोहा, रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ आयरन का जो विभवांतर है -0.44 वोल्ट, और सो टू प्रिवेंट conversion of iron metal tin metal in plated at एनोड -0.13 वोल्ट, यानी कि जो आपका आयरन होता है उसका रेडॉक्स विभव कितना होता है, -0.44 वोल्ट होता है, जिसमें आयरन की धातु को संक्षारण, यानी कि जो लोहे का जो संक्षारण होता है, संक्षारण यानी समझ रहे हैं ना, उसमें जंग लगती है, उस जंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसमें टीन का क्या किया जाता है, परत चढ़ाई जाती है, जिसका जो वो होता है इनोड होता है -0.113 वोल्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप? इसमें परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी वहाँ साफ आपको समझना है कि आपके किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ रही है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ एनोड एंड कैथोड, यानी कि कैथोड एंड एनोड can be determined on the value of the redox potential of the cells electrodes. The electrode with lower reducing potential will be the anode and the electrode with higher reducing potential will be the कैथोड। यानी कि आपका यहाँ क्या बोला गया है, एनोड और कैथोड का क्या करेंगे, इसमें अनुमान लगाएंगे। तो कैसे अनुमान लगाया जाता है, जब किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के रेडॉक्स विभव के मान पर कैथोड और एनोड का निर्धारण किया जाता है। कैथोड मतलब आप वहाँ पे जो आपका डायग्राम था ना, एक मिनट बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपका क्या है, एनोड, एनोड मतलब समझ रहे हो, जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है उसको बोला जाता है एनोड। एनोड में हमेशा प्लस चार्ज लगता है और ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। कैथोड यानी होता है आपका हमेशा वो माइनस चार्ज में होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा ग्रहण करता है, और जो आपका कैथोड होता है वो हमेशा माइनस चार्ज में होता है। कैथोड यानी रिडक्शन की अभिक्रिया समझ लेना। आप समझ गए एनोड कैथोड यानी क्या होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के रेडॉक्स विभव समझ गया के मान पर कैथोड यानी आपका इलेक्ट्रॉन क्या करने की, ग्रहण करने की क्षमता, और एनोड यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता निर्धारण किया जा सकता है। कम अपचयन विभव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड, समझ रहे हैं, जो ऑक्सीकरण अवस्था अपनाता है उसको एनोड, कम अपचयन वाला विभव होता है, यानी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख सकता और रिलीज हो जाते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो। और अधिक अपचयन विभव यानी जो अच्छे से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर पता करता है कि कौन सा कितना अच्छा एनोड है और कितना अच्छा कैथोड है, ये हम पता कर सकते हैं किसके जरिए, इस रेडॉक्स विभव यानी रेडॉक्स पोटेंशियल के जरिए। सो नेक्स्ट हमारा है डिटरमाइनर ऑफ ईएमपी ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि डिटरमाइनेशन ऑफ ईएमपी ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। अब आपका ये क्या होता है, तो ईएमपी ईएमएफ जो हो ईएमपी जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैटिव फोर्स होता है, सॉरी ईएमएफ है, यहाँ पे मैंने गलती से पी लिख दिया, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमैटिव फोर्स आप कैसे पता करेंगे, तो हाँ यहाँ पे मैंने कुछ गणितीय सूत्र बताए हैं। जो आपका
इनोड सेल है, ठीक है। इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड और माइनस कर देंगे इनोड एनोड से, यानी आपका जितना उसका कैथोड है उसको उसके एनोड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका एक मैटर का क्या होगा, एनोड लेंगे, एक का क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। अब उसको माइनस कर देंगे। आपस में माइनस करने पे ये जो आप माइनस कर रहे हैं इसमें क्या होता है, आपका जो 0.79 है और 0.76 है, यहाँ क्या है आपका कोष्टक में है, और यहाँ पे दो माइनस है, दो माइनस आपस में मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। प्लस होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और जुड़ने के बाद 1.55 वोल्ट आंसर निकल आया। समझ गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, EMF निकालना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका रिएक्टिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरियस मेटल्स, यानी कि आपका जो विभिन्न धातु होते हैं उनकी क्रियाशीलता की गणना करना है। कैसे, द मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इनोड द मोर रेडली द इलेक्ट्रॉन लूसिंग रिएक्शन occurs as does the is with which जो लिथियम होता है एलाई गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द एलाई प्लस आयन, यानी कि जो आपका इनोड का वैल्यू जितना अधिक होगा यानी ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो अभिक्रिया है उतनी ही सरलता से होगी। यहाँ रिडक्शन की बात हो रही, समझ गए आप। जैसे कि आपका क्या होता है, लिथियम सरलता से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है, और लिथियम प्लस आयन बनाता है। समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या करता है, प्लस आयन बनाता है। सो आपका जो जितना इनोड का वैल्यू जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी त्याग देगा, छोड़ देगा। नेक्स्ट है आपका द मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ इनोड द इजियर द इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर रिएक्शन, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि इनोड का वैल्यू जितना अधिक धनात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही सरलता से होगी। अब यहाँ ग्रहण करने की क्यों, क्योंकि आपका जो वो है जो आपका इनोड है उसमें क्या प्लस चार्ज लग जाता है, और जो प्लस चार्ज रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है बहुत तेज़ी से, पता है ना, क्योंकि उसके पास जगह खाली हो जाता है। समझ आया। नेक्स्ट है आपका 5 नॉलेज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्यूरिंग, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना का भी ज्ञान किया जाता है इसमें। रिडॉक्स पोटेंशियल डाटा इज आल्सो टू determine whether and read reaction will occur, यानी कि रेडॉक्स विभव के आंकड़ों का उपयोग, यहाँ क्या बोला है, रेड एंड ऑक्स, ठीक है। रेड और ऑक्स का मतलब आपका होता है, सर यहाँ शायद वेदर लिखा गया, आप समझ लीजिए यहाँ पे कि आपका जो ऑक्स एवं जो रेड होता है वो क्या करता है, अभिक्रिया संपन्न होगी, यानी कि आपका रिडक्शन का जो अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसको उपयोग करके आप पता कर सकते हैं कि रिडक्शन का उपयोग रिडक्शन जो रिएक्शन है वो संपन्न होगी कि नहीं। नेक्स्ट है आपका 6 टू डिटरमाइन द रिलेटिव strength of determinant oxidizing agent, the more positive the redox potential inode, the stronger the oxidizing agent. For example, fluorine in a strong oxidizing agent, यानी कि जो आपका रेडॉक्स विभव इनोड जितना अधिक धनात्मक होगा वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे कि फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, वो धनात्मक होता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। समझ गए आप। नेक्स्ट है आपका कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, यानी कि आपका अपचायक शक्ति की तुलना भी करना होता है इसमें। आपका है द मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ द रिड्यूसिंग पोटेंशियल इनोड द स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आपका रेडॉक्स विभव इनोड का वैल्यू जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह क्या करेगा, उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जैसे कि आपका लिथियम होता है वो प्रबल अपचायक होता है, यानी कि वो क्या करता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। सो थैंक यू गैस, आपको समझ आ गया होगा कि ये नोट्स कैसा है। आपको यह नोट्स अगर आप अपने एग्ज़ाम में भी लिखते हैं ऐसा, तो आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट में लिख लीजिएगा, और हो सके तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ क्या हो जाएगी, पक्का याद हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम के टाइम में आपको कम मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके तो अभी ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड ईयर का, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, केमिस्ट्री समझ नहीं
नहीं आता है। लाइन टू लाइन मेरे चैनल में केमिस्ट्री का आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। हिंदी के नोट्स अलग है, इंग्लिश नोट्स अलग है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो समझ आ जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी जो पढ़ाने की जो तरीके हैं, अगर उसमें आपको कोई कमी लगती है तो मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगी। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका और बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।